नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जानते हैं जनता स्टेशन एक मूवमेंट है, इट्स अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस। और हम ये कहते हैं कि सियासत की बात करते हैं, सियासत के साथ ज़िंदगी की बात करते हैं। और ज़िंदगी है तो रंग है, और रंग है तो उम्मीद है। और इसमें एक बड़ा कैनवस है, रेनबो कैनवस है, जिसमें समाज के अलग अलग तरह के लोग हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं। और उन्हीं में से कुछ लोग सियासत में जाते हैं, कुछ लोग साहित्य में जाते हैं, कुछ लोग धर्म दर्शन में जाते हैं, कुछ लोग समाज शास्त्र में जाते हैं। ऐसे आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने खेल की दुनिया में अपना नाम किया है। जूडो और कराटे ये ऐसे खेल हैं जो अब हमारे भारतीय वांग्मय में अपरिचित नहीं हैं। हिंदुस्तान जानता है, अब हमारे देश के बच्चे और इस फील्ड के खिलाड़ी सारी दुनिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बाकायदा जूडो एसोसिएशंस हैं। आप टेक्निकल सेक्रेटरी हैं यूपी स्टेट में जूडो एसोसिएशन के। और दीपक कुमार गुप्ता, तो ये आपका ये नाम भी है और आपका बहुत खूबसूरत नाम है। आपका नाम शुरू हुआ है रोशनी से, तो हम भी रोशनी में बात करें। और तमसोमा ज्योतिर्गमय जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय शास्त्र है, जिससे हम लोग सीखते हैं, हमें ज़िंदगी में उम्मीदें मिलती हैं। और कितनी बार जब दुनिया निराश होती है तो हम अपने उन पूर्वजों के कथन की तरफ जाते हैं या उन शास्त्रों की तरफ देखते हैं जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के ज़रिए हमें मिली हैं। तो इसमें आपके नाम का एक हिस्सा भी है, दीपक भी है। और हमारी कामना ये रहती है कि दीपक हमेशा ज़िंदगी में रोशन रहे। सहारनपुर बहुत सारी बातों के लिए जाना जाता है, लोगों के लिए, पुरानी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए। आज हम आपके सामने बैठे हैं। आपको हमारी हर तरह से शुभकामनाएं भी हैं और आपके साथ हम चाहते हैं हमारे जनता स्टेशन के व्यूअर्स आपके साथ जुड़ें। आप अपने बारे में बताएं, जो आपने इस फील्ड में कदम रखा, कैसे रखा और कहां तक पहुंचे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनता स्टेशन और आपकी टीम का कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं एक अदना सा खिलाड़ी हूँ और इस समय वर्तमान में कोच और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी के रूप में स्थापित हूँ और पिछले करीब 35 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ। हालांकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि यदि देखें तो एक ऑर्थोडॉक्स बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे जो स्वर्गीय बाबा जी सेठ अमरनाथ जी के नाम से विख्यात थे। अच्छा। और चावल का व्यवसाय हमारे यहाँ होता था। और मेरे स्वर्गीय पिताजी सेठ रामकिशन जी, वो भी तमाम जो है बिजनेस संभालने के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते थे। और उसके साथ ही ख़ास बात ये थी कि आपने कहा कि कैसे मैं इस फील्ड में आया, तो जो मेरे स्वर्गीय फादर साहब थे उनका शरीर बहुत बलिष्ठ था और हम बचपन से उनको देखते आए, तो उनके शरीर को देख के मन में कौतूहल और जिज्ञासा जगती थी कि ऐसा शरीर कैसे बने। और उसके लिए हमने फिर हाथ पांव मारने शुरू किए। हम चूँकि 9 बहन भाई हैं, 6 भाई और 3 बहनें, तो और उस वक्त जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते थे, जैसे आजकल 2-3 1-2 बच्चे ही रहते हैं तो उस पर फोकस रहते हैं माता पिता, और उनकी एजुकेशन और तरबियत पे पूरा फोकस करके वो उसको तराशते हैं। वो समय कुछ और था कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सीधे हमारे मुनीम जी हमें लेके जाते थे और एडमिशन स्कूल में कराते थे। जन्म तिथि भी उन्होंने जो बता दी वो लिखी गई। आज हमें मालूम पड़ता है इतने सालों के बाद कि हमारे जन्म तिथि जन्म पत्री में कुछ है और एजुकेशन के सर्टिफिकेट में कुछ और है। तो वो एक ऐसा मोटा दौर था, लेकिन हमारे मन में जो जिज्ञासा थी उसकी वजह से हम एक ऐसी फील्ड में आए। ब्रूस ली की एक पिक्चर देखकर हमारे मन में ये हुआ कि इस कला को सीखना चाहिए। और इस सफ़र की शुरुआत 1982 में हुई, जब मैंने हाई स्कूल पास किया था। और हमारे गुरु थे श्रीमान बहादुर लिम्बू जी, जिनसे मैंने शुरू में कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद फिर मुझे पता चला धीरे धीरे कि जूडो और कराटे जो एक साथ बोला जाता है, दोनों बिल्कुल भिन्न खेल हैं। दोनों जापान से बिलोंग करते हैं, लेकिन
जूडो अलग है और कराटे अलग है। बिल्कुल। फिर मैंने जूडो में डाइवर्ट किया और 87-88 में मैंने जूडो यहाँ से बाहर जाकर क्लासेस ली, चूँकि यहाँ पर कोई जानता नहीं था जूडो और कराटे। और 89 में मैंने पटियाला स्थित भारतीय क्रीड़ा संस्थान से, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से NIS का सर्टिफिकेट कोर्स किया और उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। मेरे बैच में उस समय थे हमारे यूपी जूडो एसोसिएशन के टेक्निकल सेक्रेटरी उस समय होते थे श्री मुनव्वर अंजार जी, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे फिर दिशा दी कि इस फील्ड में बढ़ा जा सकता है और सहारनपुर जिला जूडो एसोसिएशन का गठन हुआ। उसके साथ सफ़र की शुरुआत हुई और तमाम यहाँ साथी जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। आज 35 सालों में लगभग 45,000 बच्चों को हमने यहाँ 200 से ज़्यादा फ्री कोचिंग कैंप्स हमने यहाँ जनपद के जगह जगह ऑर्गेनाइज़ किए। उन कैंप्स के बाद रेगुलर क्लासेस 1990 से यहाँ मेरे घर के अहाते में शुरू हुई, जो आज भी बदस्तूर जारी है। यहाँ मेरी सुबह शाम नियमित कक्षाएं चलती हैं। उसके अलावा 1990 में मैंने ब्लैक बेल्ट पास किया जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से और नेशनल रेफरी। 2012 में मैं अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हुआ। कोरिया में मेरी परीक्षा हुई और उसमें मैंने सफलता प्राप्त की और उसके बाद से मैं इंचियोन पैरा एशियन गेम्स और जकार्ता इंडोनेशिया पैरा एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप बर्मिंघम इंग्लैंड, जयपुर में एक कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुई वहाँ पर, और टर्की में वर्ल्ड कप हुआ अंतालिया में, और इजिप्ट और तमाम जगहों पर मुझे जाने का अवसर एज ए कोच और एज ए रेफरी मिला। ये इस तरह से मेरा सफ़र चला और मैं आज भी जूडो के बच्चों के बीच में अपने आप को बच्चा ही पाता हूँ। क्या बात, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत पॉजिटिव सोच और लगातार मेहनत, इतना लंबा सफ़र। इसमें सहारनपुर में आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा आपका बीता है। इसमें यहाँ की संस्कृतियों में पिछले 30 वर्षों में किस तरह का बदलाव देखते हैं? देखिए, यहाँ ये गंगा और यमुना के दोआब कहा जाता है सहारनपुर को जी, और यहाँ मिली जुली संस्कृतियों का संगम है। हम बचपन से देखते आए कि हमारे यहाँ हमारे बाबा जी के पास तमाम तर लोग आते थे बिजनेस के सिलसिले में, तो कभी इस तरह का भेदभाव नहीं होता था। आज का जो माहौल है 30 साल के बाद अगर हम देखें तो बहुत बड़ी खाइयाँ हमारे लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी हैं। स्वार्थ की राजनीति के चलते हम लोगों के दिलों में उस तरह की चीज़ें पनपने लगी हैं, जिसका नुकसान ये होगा कि आने वाली पीढ़ियों में वो मोहब्बत और प्यार हम देखते हैं कि वो नहीं हो पा रहा है। हम अपनी एसोसिएशन के माध्यम से भरपूर प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्मों के बच्चे आते हैं और उनको एक परिवार की तरह से हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ईद हो या दिवाली हो या गुरु पर्व हो, हमारे यहाँ सभी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और उन बच्चों के दिलों में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो आपसी भाईचारा और एकता का जो बीज है उसको बो सकें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ उस तरह से फिर से उसी मोहब्बत की जो है बारिश में भीग सकें। ऐसा हमारा प्रयास रहता है, लेकिन बदलाव ये स्वार्थ की राजनीति के चलते ये हम महसूस करते हैं आज। क्या इस जो ये राजनीति जो कटाक्ष की राजनीति है, ये राजनीति जो विष की राजनीति है जी, ये राजनीति जो डिवीज़न की राजनीति है जी जी, क्या इसका कोई काउंटर है? क्या इसको हम लोग रोक सकते हैं? देखिए, खेल इस सब का एक बहुत उपयुक्त माध्यम मैं मानता हूँ, क्योंकि खेल में बचपन से हमने देखा कि हम सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठ के एक थाली में खा लेते हैं और उसी तरह से एक दूसरे के परिवारों में जाते आते हैं, ईद पे भी, दिवाली पे भी और दूसरे तरह के त्योहारों पर भी। तो इस खेल की भावना जब तक सबके दिलों में नहीं होगी, और इसको मैं इसलिए भी चाहता हूँ, कोरोना में 2 साल में हमें सिखा दिया कोरोना ने कि जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िया है वही सर्वाइव कर पा रहा है। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ क्यों ज़्यादा इसका नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है उनका जी, इस वजह से उनकी इम्यूनिटी नहीं है। एसी घर हैं, एसी ऑफिसेज हैं, एसी कार हैं, उनको एसी की वजह से, उनको पैक्ड फूड खाने की वजह से, उनको वर्कआउट ना किए जाने की वजह से वो इम्यूनिटी नहीं बना पाते और कहीं ना कहीं वो नुकसान उठा रहे हैं। तो खेल के माध्यम से हमारा शरीर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क भी प्योर रहता है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे भारतीय
जो जिंदगी की एक संरचना है जी, जिसमें हमारा खान पान रहना सोना खाना, तो ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। डेफिनेटली। और नियमितता सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, ठीक उसी तरह से शरीर की एक रिक्वायरमेंट है। खाना अगर उसको चाहिए तो उसको वर्कआउट भी चाहिए। अगर हम नित्य प्रति व्यायाम की आदत डालेंगे बच्चों में, नई पीढ़ी में, तो निश्चित रूप से वो फिर स्वस्थ शरीर के मालिक ही नहीं होंगे बल्कि स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होगा, और इस तरह की चीज़ों से वो हमेशा दूर रहेंगे। एक सवाल आपसे, इतनी बड़ी गहन चिंतन मनन की बात करते हुए जी, अभी जो माहौल है, जो वातावरण में जो बहुत सारे सवाल हैं जी, और हमारे मीडिया बंधु भी चारों तरफ बड़े बड़े महानगरों से जी, गली कूचों में घूम रहे हैं जी, और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वोट डालने से पहले लोगों का मन क्या है। तो आपको भी थोड़ा बहुत आभास होता होगा, आप जानते होंगे, दिलचस्पी लें ना लें, लेकिन वो चीज़ें आ जाती हैं बिल्कुल, अखबार मीडिया के माध्यम से। तो क्या है, किसकी खुशबू है, क्या सरकार रहेगी, आएगी, बदलेगी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत समय है। हमने जो अभी तक हमारी उम्र हो चुकी है, इतने इलेक्शन हमने देखे हैं, हम ये महसूस करते हैं कि इलेक्शन रातों रात पलट जाते हैं और मुद्दे भी एक दिन में चेंज हो जाते हैं सारे। तो ये इलेक्शन है, इसमें किसी को कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है। ओपिनियन पोल होते हैं, बहुत सारे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि किस आदमी के मन में क्या चल रहा है, आप भापना बहुत मुश्किल है। आज मैं कहूं कि मैं फला पार्टी के हक में वोट करने जा रहा हूं, लेकिन कल ही मुझे किसी इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, मेरा मन चेंज हो जाता है। इलेक्शन की रात तक फिर मेरा मन चेंज हो जाता है। तो ये अक्सर देखने में आया है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी काफ़ी समय है यहाँ वोटिंग में। तो देखिए क्या होता है। देश की बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए जो होना चाहिए वही हम भी चाहेंगे कि बहुत सोच, मतदान जरूर करें। हम सबसे बड़ी बात हम देखते हैं लोगों में मतदान के प्रति एक जो जिम्मेदारी का भाव है वो कहीं ना कहीं लोग कम निरुत्साहित होते हैं। हाँ, और उसकी बड़ी वजह हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो कभी जीतने के बाद नज़र नहीं करते अपनी पब्लिक की तरफ। तो इस वजह से उदासीनता आती है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो लीडरान हैं वो भी जीतने के बाद पब्लिक के बीच में रहें, उनके दुख तकलीफ में साथ दें और पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको रखें पटल पर। और पब्लिक से भी मैं चाहूँगा कि वो अपना वोट का प्रयोग जरूर करें, किसी के भी हक में करें, आपकी विचारधारा से जो मेल खाता है उसको वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। तो इधर कुछ ऐसे मुद्दे भी हुए हैं, जैसे बहस में अभी बेरोजगारी का मुद्दा है। जी, क्या ये मुद्दा है? जी, मुद्दा तो है, लेकिन बेरोजगारी रातों रात ख़त्म नहीं की जा सकती, ये भी एक कटु सत्य है। बेरोजगारी हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग रोज़ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, तमाम कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो इतनी नौकरियों का एक साथ किसी भी गवर्नमेंट से अपेक्षा करना बहुत एक बड़ा प्रश्न है। इसके लिए तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे को कौशल विकास, जो एक कोई शब्द किसी ने दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे के अंदर प्रतिभा का होना, कौशल का होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड होना चाहिए उसको। अभी हमारे यहाँ ग्रेजुएट बच्चे मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ जूडो सीखने भी आते हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि आपको टाइप करना आता है, नहीं आता। आपको मोटरसाइकिल ठीक करना आता है, नहीं आता। आपको कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है, नहीं है। हाथ की कारीगरी उनके पास नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि जिनके पास हाथ की कारीगरी है उनके पास एजुकेशन नहीं है। वो अपने उस हाथ की कारीगरी के उद्योग को आगे नहीं बढ़ा पा रहे एजुकेशन के अभाव में। तो ये एक कोऑर्डिनेशन चाहिए हमारे यहाँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी फील्ड में हाथ की कारीगरी जरूर सीखें और अपनी उस प्रतिभा का वहाँ प्रयोग करें, जिससे कि नौकरियों पे आश्रित ना होना पड़े उनको। ये देखिए, हमारे यहाँ जो भारत की सामाजिक संरचना है उसमें ये भी है कि लोग घरों से छोटे छोटे काम, लघु उद्योग, हाँ जी, और लघु उद्योगों को वहाँ संविधान सभा में भी इस पे बहस हुई और गांधी जी भी इसके पक्षधर थे कि समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, उसका उदय होना चाहिए। तो उसके लिए छोटे छोटे काम करने वालों को मौका मिले जी। तो अभी जो हमारे यहाँ क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक माहौल है, वातावरण है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ रोबोट्स, एक रोबोट के आने का मतलब है कि 14 से 16 लोग बेरोजगार होते हैं एक रोबोट से, जी बिल्कुल, इंस्टेंटली।
अब वैसे तो 100-150 लोग होते हैं, हो जाते हैं। तो अब ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं और उस दौड़ में लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं है, नौकरियां नहीं है। नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हमारे लोग पहले जा रहे थे, आज से 10 साल 20 साल पहले गल्फ की तरफ जा रहे थे, यूएस की तरफ देख रहे थे। अभी यूएस से वो लोग नौकरियों से निकाले गए हैं और वो उनकी घर वापसी हो रही है। वहाँ जॉब अब कम हुई हैं, उनके यहाँ लोकल में वहाँ भी समस्या हो गई है। वहाँ के लोकल्स में एक एजुटेशन भी हो गया है कि बाहर की सारी दुनिया से लोगों को आप बुलाते हैं, उनको नौकरी देते हैं, हमारे स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलता। नहीं, वहाँ एजुकेशन है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे कई लोग वहाँ यूएस में और यूके में हैं, तो वहाँ तो डिमांड इस समय यहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स की ज़्यादा है और हमारे यूथ जो है वो रुझान उनका भी बाहर की तरफ है। तो मेरा तो मानना यह है कि उनको अपने देश के लिए काम करना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी किसी से कि आईटी वाले बच्चों ने जी इस लॉकडाउन को जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और उसमें बहुत सा पैसा उन्होंने उस फील्ड में बनाया, यूट्यूबर होकर बनाया या दूसरे ऐप डेवलप करके बनाया या उस तरह के आईटी से रिलेटेड फील्ड में उन्होंने पैसा बनाया। आईटी सेक्टर में पैसा है, अदरवाइज़ आप देखिए बिजनेस कोलैप्स कर गए, सर्विसेज चली गई लोगों की, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे सर्वाइव किया लोगों ने। हाँ, ये लघु उद्योग का था। लघु उद्योग जैसे कपड़ों का उद्योग है, या आपके यहाँ जो बहुत सहारनपुर की काष्ठ कला पहचान आपके उड़न कार्विंग और उससे उड़न से है। तो अब इसमें भी देखते हैं कि उनका बिजनेस भी डाउन हुआ है। अच्छा, तरह तरह के टैक्स भी लगे हैं, बहुत ज्यादा लगे। अच्छा, यहाँ इसको कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ कि जो लोग पीढ़ियों से नक्काशी करते हुए आए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, तो वो बिल्कुल उनके स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान नहीं है, उनके लिए कोई बड़े इंश्योरेंस का प्लान इस तरह की कोई चीज नहीं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि सहारनपुर की काष्ठ कला जो वर्ल्ड में फेमस है उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक ध्यान नहीं किया, जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना जरूरी है। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, सहारनपुर के लोगों के लिए हो सकती है, रोजगार भी उनका बढ़ सकता है और उसके ऊपर टैक्स माफ़ होना चाहिए कायदे में, और उनकी जैसे कि आपने कहा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम होना चाहिए जी। तो हमारे बहुत सैकड़ों, क्या यहाँ मैं समझता हूँ लाखों बच्चे ऐसे हैं जो उन कारखानों में काम करते हैं नक्काशी का, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाना बहुत ज़रूरी है। एक ज़िले के तौर पर आप देखें कि मेरठ जी एजुकेशन फील्ड में आगे है, बाकी जो पारंपरिक काम है उनके उसमें भी बहुत आगे बढ़ रहा है। मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री डाउन होने के बावजूद वो अलग अलग काम कर रहे हैं। सहारनपुर में जो कोई बहुत बड़ी के IIT, IIM और एम्स और इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटियां यहाँ आती, तो ऐसी डिमांड आप लोगों की तरफ से नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश हैं कि भाई अब चलो जो है वो बहुत अच्छा है? हम नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। हमारा सीमांत जिला है ये और बराबर टापू की तरह से 3 राज्यों की सीमाओं से घिरा है और यहाँ पर वास्तव में कुछ नहीं है। एजुकेशन के नाम पे, मेडिकल की फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ एक मायावती जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्पोर्ट्स कॉलेज का जी, 2014 से वो लिंगर ऑन होता चला जा रहा है बराबर, और आज भी वहाँ कुछ नहीं है। उनकी लैंड एक्वायरमेंट हो चुकी, उस पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका और अभी तक कुछ नहीं है वहाँ पे। प्रोजेक्ट वो ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे ही यहाँ का मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर इतनी बड़ी सब सुविधाएं हो सकती थी, लेकिन आज भी नदारद हैं वो सुविधाएं। यहाँ उस लेवल की सुविधाएं नहीं है। ये एम्स की तरह हो जाना चाहिए था, PGI चंडीगढ़ की तरह हो जाना चाहिए था। इसी तरह से अभी यहाँ पर वर्तमान गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, लेकिन अब देखिए उसको क्या होता है। अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वास्तव में वही बदले की भावना से दूसरी गवर्नमेंट इसको देखेगी, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को देखा गया। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस जनपद के लिए कि जो भी एक बड़ी चीज़ यहाँ आती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। ये जो मेडिकल का यहाँ जो बना हुआ है ये तो अखिलेश के दौर में, ये अखिलेश जी के दौर में बना था। इसका नाम चेंज नहीं, ये भी मायावती जी के दौर में था, फिर अखिलेश जी ने इसका नाम चेंज किया था। अच्छा, और योगी जी ने फिर उस पर कुछ नहीं किया, तो बहुत बढ़िया यहाँ प्रोग्रेस नहीं हुई, जो कि बहुत ज़रूरी है होना इस ज़िले की वैभूति के लिए। ये 3 प्रोजेक्ट भी अगर बढ़िया ढंग से चलें तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के साथ साथ एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ और शिक्षा का एक माहौल यहाँ बन जाएगा। तो ऐसा कोई एजिटेशन सहारनपुर से पिछले 30 सालों में 35 सालों में तो मैंने नहीं देखा। नहीं हुआ। एक हाई कोर्ट के लिए तो यहाँ जरूर एक सैटरडे को स्ट्राइक रखते हैं यहाँ के एडवोकेट्स। अच्छा। ये लीडरान की, देखिए मैं खिलाड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस पर प्रकाश नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ
जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं जी। ये उनकी भी उदासीनता रही। उनको चाहिए था कि वो सदन में भी रखें और यहाँ की पब्लिक को अपने साथ जोड़ें और इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप दें, जिससे कि यहाँ इस जिले पर ध्यान दिया जाता। ये स्मार्ट सिटी का भी तो आपके यहाँ पर, स्मार्ट सिटी का भी है, तो उसमें भी अभी कोई बड़ा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं अभी हुई। अच्छा, हाँ, तो स्मार्ट सिटी से क्या तस्वीर बन जाती है अगर उस पर प्रोग्रेस हो जाती है? बहुत तस्वीर ये बन जाती कि साफ़ सफाई और हर तरह की जो है सुविधाएं यहाँ होती, पार्किंग फैसिलिटी होती। अब वर्तमान में स्मार्ट सिटी में हम जब निकलते हैं तो स्कूटर भी निकालना महाभारत होता है। सारी सड़कें जाम रहती हैं, बाकायदा हर चौराहा फंसा रहता है। किसी को यदि ज़रूरी इमरजेंसी भगवान ना करे पड़ जाए तो वो जो है इमरजेंसी का काम उसका रह जाता है। तो आप जैसी असली तस्वीर बयान कर रहे हैं सहारनपुर की, तो ये बात क्या यहाँ के लोग अपने नेताओं तक ये बात नहीं पहुँचाते? नेताओं को सब मालूम है, लेकिन वही मैंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति है। जब जो सीट पर बैठ जाते हैं वो अपनी फिर राजनीति करने लगते हैं। उनको जनता के जो इश्यूज़ हैं उनको उठाने का बहुत ज़्यादा नहीं समय मिलता, जो कि होना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि चुने जाएं वो इस सहारनपुर की तरक्की के लिए ज़रूर अपने एफर्ट्स झोंकें और इसको एक जन आंदोलन का रूप दें, जिससे कि ज़िले की विकास हो सके ज़िले का और यहाँ पर फैसिलिटीज़ मुहैया हो सके। ये भी एक सरकारी गलियारों में है कि अगर यहाँ वेस्टर्न यूपी बना, हरित प्रदेश या गंगा प्रदेश बना, तो सहारनपुर को हरियाणा में दे दिया जाएगा। देखिए, इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये उत्तराखंड में जाएगा या हरियाणा में जाएगा, लेकिन ये तय है कि इतना बड़ा प्रदेश होने की वजह से जो लाभ है वो ये सीमांत जिले को नहीं मिल पाता। दूरी बहुत मायने रखती है। ये 4 राज्य बनाए जाने चाहिए मेरे हिसाब से यूपी के, तब इसकी तरक्की होगी। इसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश ये है। इतने बड़े प्रदेश में तो कई कंट्री बन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे। जी, तो ये एक विकसित ना होने का एक बड़ा कारण है। ये नहीं, इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन है, जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है। इस तरह के जितने भी स्टेट्स की बाइफर्केशन होंगी, जैसे झारखंड बिहार का हुआ या यूपी उत्तराखंड का हुआ, तो उसमें उन्हीं की बनाई जाती है जहाँ पे एजिटेशंस होते हैं। तो अभी हरित प्रदेश या गंगा प्रदेश का कोई बड़ा एजिटेशन अभी तक नहीं, बड़ा एजिटेशन नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं। एक एजिटेशन बुंदेलखंड का चल रहा है, लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, 1857 के दौर में सबसे बड़ी हमारी वीरांगना और भारत गौरव महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह शुरू किया इतने बड़े एजिटेशन को, और उनके वो वहाँ के उस इलाके के हैं, बुंदेलखंड से आती हैं। बुंदेलों का एक बड़ा इतिहास रहा बहुत है, बड़ा इतिहास। इस सब के बावजूद आज अगर देखते हैं तो बुंदेलखंड में बहुत गरीबी है, वो बहुत पसमानदा है, पिछड़ा है इलाका, तो इसके बावजूद लोगों की निगाह नहीं जाती है और बुंदेलखंड वो एक पृथक राज्य के तौर पर नहीं बन पाया। देखिए, बड़ा एजिटेशन बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड भी बना तो आप समझिए कि कितना तगड़ा आंदोलन हुआ उस समय, कितने लोगों ने अपने बलिदान किए। उस वजह से उत्तराखंड भी बहुत लंबी लड़ाई के बाद बन पाया, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग होता था। तो इसी तरह से बड़े आंदोलन चाहिए, नहीं तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहे स्वार्थ छोड़ दे अपना, तो खुद से ही इसका सीमांकन करके 4 राज्य नहीं बना दे, 3 बना दे, या कुछ ज़िले छोटे राज्यों में, जैसे आपने कहा हरियाणा में मिल जाए, या उत्तराखंड में चले जाएँ कुछ ज़िले, कुछ NCR में चले जाएं। ऐसा पीछे न्यूज़पेपर्स में कयास लगाए जा रहे थे। तो अगर उस तरह का विज़न गवर्नमेंट का ही हो जाए तो आंदोलन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आंदोलन के बाद ही इस तरह की चीज़ें हों। लोकतंत्र में ये कैसी विडंबना है कि बलिदानों के बाद ही अपने ही देश में अपने ही चुने गए जनप्रतिनिधि वो जो तय करेंगे उसके लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है हमारा, वास्तव में ये दुर्भाग्य है। ये गवर्नमेंट को, अभी किसानों ने आंदोलन किया, क्या ज़रूरत है? 700 लोगों की मौत हुई वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या ज़रूरत है आंदोलन की? और एक सांकेतिक होना चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट को उस पर नोटिस करना चाहिए और उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। शुक्रिया। हम बात कर रहे थे दीपक कुमार गुप्ता साहब से, जो एक अनमोल शख्सियत हैं, हीरे की तरह हैं, सहारनपुर के ताज में जड़े हुए नगीने की तरह हैं। आपसे बात करने के बाद अंदाज़ा होता है कि वो हमारे देश में अभी लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो गहराई से
समाज का विश्लेषण करते हैं, समाज शास्त्र को समझते हैं और आम आदमी के दर्द को समझते हैं और किस तरह उदासीन है समाज अपने नेताओं के प्रति उसकी भी व्याख्या करते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने सहारनपुर के यहाँ के प्रॉब्लम्स की, यहाँ की असली तस्वीर पेश की है। जनता स्टेशन में हम इस तरह की गुफ्तगू आपके सामने लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।